अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ऑफ कोर्स कि जितना हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर दे। तो जी बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि फैसलाबाद शहर में आइंदा 24 घंटे में मौसम की क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 37 डिग्रीज़ रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर 25 डिग्रीज़ रहेगा। बारिश के अमकानात सिर्फ और सिर्फ 10% है, जो कि ना होने के बराबर हैं, और हवा 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। आप लोगों ने कोशिश करनी है जितना हो सके अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, और ऑफकोर्स डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स जो हैं आप इस समर ट्राई कर सकते हैं। समर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हाइड्रेटेड रहें। तो कोई भी फ्रूट्स या वेजीज जो आपकी पसंद की हो ठंडे पानी में ऐड कर लें और दिन के थ्रू आउट पीते रहें। एंड ऑफ कोर्स सनस्क्रीन ज़्यादा इस्तेमाल करें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, समर खत्म तो हो रहा है, लेकिन जनाब इस चीज़ को फिर भी लाइट मत लीजिएगा। पानी का इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और साफ़ पानी का इस्तेमाल करें ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से आप बच सकें। और खाने का भी साफ इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि घर में पका हुआ खाना इस्तेमाल कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत होने दें, बल्कि उसकी वीडियो बनाएं 30 सेकंड की और बना के हमें झट से व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। हम आपके अंदर का टैलेंट, जो कि सिंगिंग भी हो सकता है, एक्टिंग भी हो सकता है, होस्टिंग भी हो सकता है, स्केचिंग भी हो सकता है, पेंटिंग भी हो सकता है, वो तमाम टैलेंट जो है वो टीवी के ऊपर दिखाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि लोगों के सामने आपका छुपा हुआ टैलेंट जो है वो लाया जाए। यही नहीं, इसके साथ साथ आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस यानी आपकी खुशियों के अंदर भी शामिल हुआ जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा आपको कि एक वीडियो बनानी होगी अपनी केक कटिंग सेरेमनी की और हमें व्हाट्सएप करना होगा आपको उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि अपने मॉर्निंग शो सिटी एट 10 के प्लेटफॉर्म से आपकी वीडियो ऑन स्क्रीन दिखाएं और आपके साथ में एक तमन्नाओं का इजहार जो है वो करें। और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है रोजाना की बुनियाद पर हमने कोई ना कोई ऐसी डिस्कशन और इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करना होता है जो कि अवामी मसाइल हों, और अवामी मसाइल जो हैं उनको हल करवाना, उन पर गुफ्तगू करना हमारी जो है अवलीन तरजीह होती है। तो आज ख़ास तौर पे हम जो पिछले दिनों में इंतज़ामिया के अंदर उखाड़ पिछाड़ की गई है, DC फैसलाबाद नए आ चुके हैं, RPO CPO चेंज हो चुके हैं, आने वाले दिनों में क्या चेंजिंग्स होगी इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ वासा के मसाइल, PHA के मसाइल, FDA के मसाइल और इन तीनों अदारों के जो मुतल्लिका बहुत सारे मसाइल हैं जिनको अवाम को फेस करना पड़ रहा है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे बहुत सीनियर रिपोर्टर रमज़ान मिर्ज़ा मौजूद हैं और बड़े कॉन्फिडेंट बैठे हैं क्योंकि शेर व शायरी आजकल बहुत अच्छी करना शुरू हो रहे हैं। उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बाद में। मिर्ज़ा साहब, पहले तो शहर फैसलाबाद की इंतज़ामिया के हवाले से बताइएगा। DC CPO RPO चेंज हो चुके हैं, बाकियों की भी क्या बारी आने वाली है? सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया पे बातें गर्दिश कर रही हैं ACCT AC सदर और दीगर लोगों के हवाले से भी, क्या कहेंगे? हनान, बहुत शुक्रिया। ना सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर्स बल्कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स और यहाँ तक कि कमिश्नर के हवाले से भी कई फोरम्स पे भी बात हो रही है कि अभी मज़ीद उखाड़ पछाड़ बाकी है। ये हमेशा रूटीन का हिस्सा है कि जब एक ऑफिसर वहाँ पर कुछ टेन्योर गुजार लेता है, तो चूँकि ये बहुत सारी जो सीटें हैं ये वहाँ पे ऑफिसर डिप्यूट किए जाते हैं, तो एक ख़ास टेन्योर जिनमें मैक्सिमम 3 साल का टेन्योर होता है, वहाँ से ट्रांसफ़र उसके बाद जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आज यहाँ पर कोई असिस्टेंट कमिश्नर हैं तो मुमकिन है कि वो अगले टेन्योर में यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हों और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर हों और उसके बाद आखिरी ओहदा जो है वो कमिश्नर हो। तो बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर की भी यहाँ पे जिम्मेदारियाँ अदा की, उसके बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की भी जिम्मेदारियाँ अदा की, और उसके बाद या तो वो किसी अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल के तौर पर आए या डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के तौर पर भी उन्होंने इस शहर को सर्व किया। इस वक्त जो उखाड़ पछाड़ हुई है ये रूटीन का मामला था, लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा उनके साथ को रिलेट कर दी जाती हैं कि कुछ ऐसा हुआ, कुछ वैसा हुआ, लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसा होना होता है। कई एक बार ऐसा ज़रूर होता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं उसके बाद ऑफिसर को जो है वो तब्दील करना ज़रूरी हो जाता है। उनमें खुर्रम परवेज़ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल थे, उनका फैमिली मैटर था जिसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ और फिर उनको यहाँ पर सस्पेंड किया गया और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये सब ऐसे क्यों होता है? उनको क्यों सस्पेंड किया गया? क्या उनके काम के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज आ रहा था? फैमिली इशू है, फैमिली इशू को फैमिली इशू में होता ये है कि उनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस था
अपनी जो उनकी मिसेज हैं उनकी जानिब से उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया था। तो ये एक बात तय है कि जब आप फैमिली की साइड से डिस्टर्ब होते हैं, आप अपने घर से डिस्टर्ब होते हैं, तो आपका जो फील्ड वर्क है वो जरूर मुतासिर होना शुरू हो जाता है। ये रूल है कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस होगा तो अल्टीमेटली आपको सर्विस से उस वक्त के लिए अलग कर दिया जाएगा। अब वो मामला जो है वो लाहौर की सतह पर इन्वेस्टिगेट हो रहा है, देखते हैं उसका रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन एक बात तय है कि जब आप फैमिली आप की वजह से डिस्टर्बेंस होती है तो आप उस वक्त तक बेहतर काम नहीं कर पाते, और इससे पहले भी वो कई दिनों फैसलाबाद नहीं आ पा रहे थे। उनकी जगह अब कौन नया है? अभी सीट खाली है, देखते हैं कौन किनको तैनात किया जाता है। लेकिन जो चार्ज है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स के पास है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का। तो फैसलाबाद इस वक्त जो है वो नजर ये आ रहा है कि नए चेहरे जो हैं वो फैसलाबाद में छाए हुए हैं। तो रमजान, ये जो नए चेहरे हैं इनसे क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं फैसलाबादी? सबसे पहले तो हम पहले ऑफिसर्स की अगर बात करें, फैसलाबाद में आरपीओ के तौर पर रिफत मुख्तार राजा जो थे वो अपनी जिम्मेदारियां जो है वो अदा कर रहे थे। लेकिन वो हल्के जो कि ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से पता था कि आरपीओ और सीपीओ के माबैन जो थे वो मसाइल चल रहे थे। उनके ऑर्डर्स वो ओबे करवाने में थोड़ी सी आप ये समझें कि उसके सामने हर्डल बनते थे, और अगर सीपीओ की जानिब से कोई एक्टिविटी की जाती थी तो आरपीओ जो थे वो उनके सामने नजर आते थे कि वो उनको होने नहीं दे रहे। अब चूंकि दोनों ऑफिसर जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि ये फैसलाबाद के लिए बेहतर करेंगे। लेकिन जो सीपीओ सुहेल चौधरी के हवाले से एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, उनके ऊपर बहुत सारे मतलब वो कंट्रोवर्सी पाई जाती है मुख्तलिफ मामलात के ऊपर। लेकिन एक बात तय है, जो उन्होंने बच्चों के साथ रेप केसेस में बहुत सारे लोगों को एग्जाम्पल सेट कर दिया, वो उनके लिए एक बड़ा बड़ा क्रेडिट है। इसके अलावा जो फैसलाबाद में पुलिस के अंदर काली भेड़ें मौजूद थी, वो पहले ऑफिसर थे जिन्होंने बड़े लंबे गैप के बाद उनके ऊपर भी हाथ डाला, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवाए। तो ये उनके लिए जो है वो एक बड़ा समझता हूँ मैं क्रेडिट की बात है, और हम इसको बड़े फ़ख्र से डिस्कस भी करते हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया जिसको आज हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। अगर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने उस वक्त फैसलाबाद में यहाँ पे चार्ज लिया जब यहाँ पर सियासी हल्के बड़े सरगर्म थे और सैफुल्लाह डोगर के खिलाफ जो थी वो एक सियासी महाजराई चल रही थी। उस वक्त वो यहाँ पर आए और उन्होंने ना सिर्फ सियासी मामलात को समझा, लेकिन उसी दौरान कोविड ने आ लिया फैसलाबाद। लेकिन कोविड में उनकी और उनकी खिदमत जो है उनके साथ उनके जो असिस्टेंट कमिश्नर्स थे वो बड़ी अहम रहीं, और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ फ्रंट फुट पे जो था उसको फेस भी किया। नो डाउट कि फैसलाबाद की तामीर व तरक्की के हवाले से उस हद तक काम नहीं हो सका, लेकिन जब वो जा रहे थे तो सीएम पैकेज 13 रुपए का उसकी मंजूरी भी हो गई। लेकिन मुझे वो याद है कि उनके बारे में कहा जाता है कि शायद उन्हें कोरोना नहीं हुआ था, लेकिन मैंने जब उनके पास पर्सनली बैठा हुआ था तो मैंने पूछा कि सर कोरोना हुआ है? कहते नहीं अभी तक नहीं हुआ। मैंने कहा सर बता दें, हम खबर एयर नहीं करेंगे अगर एंटीबॉडीज बन भी गई हैं तो। कहते नहीं हुआ। लेकिन उनके जाने के बाद मुझे किसी एक ऑफिसर ने बताया कि सिम्टम्स जरूर जाहिर हुए थे। तो कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनमें असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल है, उनको कोरोना पॉजिटिव ही नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने बड़ी डट के मेहनत की, और ये वो लोग थे जिन्होंने एक छुट्टी भी अवेल नहीं की कोरोना की मद में, बल्कि बहुत सारे ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं जिन्होंने 2-2 बार जो थी वो छुट्टियां अवेल की कि मुझे कोरोना। यही वजह है कि फिर ब्यूरोक्रेसी के चर्चे भी हुए पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा ही। और इनकी नंबरिंग रैंकिंग भी हुई। रैंकिंग अभी भी रैंकिंग की रिपोर्ट्स जो हैं वो जारी हो रही हैं। तो अब चूंकि नए इस वक्त चेहरे जो हैं फैसलाबाद को मिल गए हैं, तो मैं समझता हूँ पुलिस के हवाले से फैसलाबाद के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस वक्त स्ट्रीट क्राइम जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और पिछले 7 माह में 6000 से जायद वाकयात जो हैं वो स्ट्रीट क्राइम और इसी तरह के चोरी डकैती के रिपोर्ट हुए। अब नए ऑफिसर जो हैं वो इस हवाले से क्राइम को रोकने के लिए क्या लाहे अमल बनाते हैं, तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ में कोई 10 के SHOs हैं वो उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो चुकी है। तो अब देखना है कि इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मकसद सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग ही था या इसके कोई नतायज भी मिलते हैं, फैसलाबादियों को रिलीफ भी मिलता है, ये ज़रूर देखना होगा। और अगर हम इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया और डिवीज़न इंतज़ामिया की बात करें तो अली शहजाद जो कि सर्व कर चुके हैं इससे पहले मुल्तान में, मुजफ्फरगढ़ में और इसके साथ साथ
रहीम यार खान में। नो डाउट ये कंपैरेटिवली फैसलाबाद से इनके डेमोग्राफिक्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, खदोखाल मुख्तलिफ हैं। फैसलाबाद में सर्व करना थोड़ा मुख्तलिफ होता है, तो उम्मीद तो की जा रही है कि ये फैसलाबाद में बड़ा अच्छा सर्व करने में कामयाब रहेंगे। 18 स्केल में हैं और चौथी ये डीसीशिप है इनकी। तो लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि फैसलाबाद को ये किस तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि फैसलाबाद के इस वक्त मसाइल जो हैं वो बड़े मुख्तलिफ नौइयत के हैं। डेवलपमेंट के मसाइल हैं, लोगों को जो महकमा माल में रिलीफ मिलना है वो नहीं मिल रहा। वसा के मसाइल जो हैं वो शहरियों को दरपेश हैं। इलीगल कॉलोनीज जो हैं उसकी शक्ल में फैसलाबादी जो है वो परेशान है। सड़कें बनना शुरू तो हो गई हैं, लेकिन क्या उनकी क्वालिटी जो है वो ये इंश्योर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये वाला आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी फर्म नजर आती है। आने वाले दिन जो है वो फैसलाबाद के लिए बड़े अहम हो सकते हैं। उनकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस रही है वो किस तरह की है, और जिस तरह से हमारे शहर पे बहुत सारे लोगों ने एक इम्प्रेशन है जो उनका, कभी जैसे आपने खुद कहा कि अभी हम बात कर रहे हैं जिस तरह से, तो वो कभी नहीं जाएगा, तो क्या उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है इनके पास? असल में देखना भी ये होता है, उन्होंने पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर ये उनकी चौथी डीसीशिप है। बहुत सारे हल्के इसको पॉजिटिव लेते हैं, बहुत सारे हल्के इसको नेगेटिव लेते हैं। आप सिर्फ ये समझें कि आप एक जगह पर डिप्टी कमिश्नर तैनात होते हैं और वहां पर आपका सिर्फ 4 महीने का टेन्योर है और उसके बाद आप ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ये आपकी बुक में कुछ बेहतर अल्फाज इस हवाले से नहीं लिखे जाएंगे, कमेंट्स इस हवाले से अच्छे नहीं होते। अगर एक रीजनेबल टाइम जिसमें 1.5 से 2 साल एक जगह पे गुजार लेता है तो ये समझा जाता है कि ही इज कॉम्पिटेंट ऑफिसर। और फैसलाबाद में बहुत सारे ऐसे डीसीओज और डिप्टी कमिश्नर रहे हैं जिन्होंने 2 साल से जायद का अरसा गुजारा है, और लगभग 2 साल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली भी गुजार गए यहाँ पे। इसके अलावा नूरुल अमीन मैंगल ने जो था वो अच्छा खासा वक्त गुजारा यहाँ पे। नसीम सादक ने भी लगभग 3 साल यहाँ पे गुजारे। सुलेमान गनी ने यहाँ पर इतना ही वक्त गुजार लिया। तो ये कॉम्पिटेंसी कंसिडर होती है, लेकिन चूंकि वो छोटे इजला थे वहाँ पर चीज़ें मुख्तलिफ थीं। लेकिन अगर फैसलाबाद में एक डिप्टी कमिश्नर आते हैं और 1.5-2 साल से टाइम गुजार लेते हैं तो समझ लें कि ही इज़ कॉम्पिटेंट। और वो चूंकि यहाँ पर कोई एक फोर्स मौजूद नहीं है। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप ये समझें कि 10 MNA हैं, 23 MPA हैं। इसके अलावा यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट का बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि यहाँ पर अथॉरिटीज़ मौजूद हैं जो कि नॉर्मली दूसरे ज़िला में नहीं होती। यहाँ पर DG-FDA बैठते हैं, वो भी उन्हीं के लेवल के होते हैं। DG-PHA वहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये डिविजनल हेडक्वार्टर है और उसके ऊपर वेरी फर्स्ट नेक्स्ट ऑफिसर जो कमिश्नर की शक्ल में और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर्स की शक्ल में ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि ये पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। तो ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा फैसलाबाद के ताजर बहुत तगड़े हैं। पंजाब की सबसे बड़ी ग्रेन मार्केट जो है वो फैसलाबाद में मौजूद है। यहाँ पे सनतकारों की शक्ल में बड़े बड़े चेहरे मौजूद हैं, कद्दावर शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। तो फैसलाबाद इतना आसान ज़िला नहीं होता कभी भी, और यहाँ पे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। तो ये डिप्टी कमिश्नर को सबको साथ लेके चलना जो है वो खासा मुश्किल होता है, लेकिन कामयाब बंदा वही होता है जो सबको उसी की जगह पे रखते हुए मामलात को चलाए। फैसलाबाद में अगर हम नूरुल अमीन मैंगल की बात करें, हनान आप इस चीज़ से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि नून लीग के यहाँ पर 2 धड़े हैं। एक धड़े का फेज जो है वो राना सनाउल्लाह है और दूसरे धड़े का फेज जो थे आबद शेर अली या शेर अली थे। तो कहा यह जाता है कि नूरुल अमीन मैंगल साहब सुबह के वक्त किसी एक डेरे पे होते थे और शाम को किसी और डेरे पे होते थे। तो इसका मतलब यह है कि हर घर को आपने साथ लेके चलना है, राजी रखना है। और कोई एक घर अगर आप उसको नाराज कर लेते हैं, वो बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, तो मुश्किल हो जाएगा आपका यहाँ पे फैसलाबाद में चलना। तो पीटीआई के भी यहाँ पे मुख्तलिफ धड़े हैं, और इसके अलावा जिन धड़ों का मैंने जिक्र किया वो ताजर हों, सनतकार हों, सियासी हल्के हों, मजहबी हल्के हों, ये सारे हल्के जो हैं ये बहुत तगड़े हैं, बड़े मजबूत हैं, और इनकी बात जो है, इनकी बाज़गश्त जो है वो लाहौर क्या इस्लामाबाद के ईवानों तक जाती है और सुनाई देती है। यही वजह है कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो तमाम धड़ों की मर्जी के मुताबिक लगाया तो नहीं जाता, लेकिन तमाम धड़ों की मर्जी जरूर उसमें शामिल होती है। अगर लब्बैक की आवाज़ आती है तो वो चलता रहता है मामला, वरना फिर सैफुल्लाह डोगर बड़े जो थे वो बड़े तगड़े ऑफिसर थे, लेकिन यहाँ पे चंद माह वो गुजार सके। उसकी बड़ी वजह यही थी कि सियासी हल्कों के साथ उनकी चप्पलें शुरू हो गई थी। कुछ फाइलों का मामला था, कुछ इस तरह के मामला थे। तो नए डिप्टी कमिश्नर के लिए बड़े चैलेंजेस हैं कि फैसलाबाद में वो किस तरह
चलते हैं, क्योंकि अगर उनकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताएं ना, कैसे ऑफिसर हैं, कुछ मुलाकात हुई आपकी? नहीं, उनसे मेरी अभी 1 to 1 वो मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन मुतवक्के है आज उनसे मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि पहले 2 दिन खुली कचहरियां थी जिसमें उन्होंने बड़ी फॉर्मली ना सिर्फ जो वहाँ पर साइलिन आए उनकी बात सुनी, लेकिन मैंने ये ज़रूर महसूस किया है कि लफ्ज़ों के ऊपर उनको बड़ी कमांड है और उन्हें पता है कहाँ पे कौन सा लफ्ज़ जो है वो बोलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आई थिंक किसी के लिए भी, कि सही लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो है आपके कनेक्शंस बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। बिल्कुल, अगर सही लफ्ज़ हों तो वो कनेक्शंस बन जाते हैं, और अगर सही सिचुएशन में गलत लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाएं तो आप ये समझें कि बड़ा बना बनाया कनेक्शन जो है, टाइमिंग बड़ी चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इस वक्त चूंकि अभी तक उन्होंने फैसलाबाद के जो अफसरान हैं उनके साथ भी उस तरह की मुलाकातें नहीं की, जो उनकी नियर बाई ऑफिसर्स हैं जिनमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स हैं और असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनके साथ उनकी मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी उस माहौल में हुई हों जिसमें आप हर चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जो फैसलाबाद के दीगर महकमे हैं उनमें माहौलियात है, डायरेक्टर जनरल्स हैं, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है और बहुत सारे अलाइन डिपार्टमेंट हैं जिनके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन होनी है। तो अभी कुछ वक्त है, उम्मीद है कोई 1 हफ्ता लगेगा जिसके बाद चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी कि फैसलाबाद का ऊँट जो है वो किस करवट बैठ रहा है। और एक और चीज़ बड़ी, जैसे कि आपने खुद मेंशन किया कि बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स के साथ और डिफरेंट आइडियोलॉजीज के साथ आपको बना के रखनी पड़ेगी, डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, लेकिन क्या उससे काम में रुकावट नहीं आएगी कि अगर आपको सबको जो है खुश भी करना पड़ रहा है और ये भी कोशिश करनी पड़ी है कि आप फैसलाबाद की जो आवाम है उनकी बेहतरी के लिए भी काम करते? फातिमा, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर रिट ऑफ लॉ जो है वो उस हद तक मजबूत नज़र नहीं आती, कानून उस हद तक मजबूत नहीं नज़र आता। मिसाल दी जाती है कि जाला जो है ना घरों में लग जाता है अक्सर, उन्हें अगर मकड़ी के लिए तो वो बड़ा बेहतरीन है, लेकिन तगड़ा बंदा उसे फाड़ के निकल जाएगा। तो पाकिस्तान का कानून भी कुछ ऐसा नज़र आता है, लेकिन एक बात ये तय है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ती है, या तो आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग हो, इतना मजबूत हो कि वो सबकी स्क्रीनिंग उसी लेवल की करे, तो ऐसा भी है नहीं। तो दूसरी तरफ हमें अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरह काम को चलाया जा सकता है। आप ये कह लें कि मैं बड़ा ईमानदार ऑफिसर हूं, मैं किसी फाइल पे साइन नहीं करूंगा और मैं पूरा ज़िला जो है वो जैम करके रख दूंगा, तो यू आर नॉट ए गुड ऑफिसर। आपको देखना है कि फाइलें किस तरह मूव करती रहनी चाहिए, किस तरह दफ्तरी काम रुकना नहीं चाहिए। ईमानदारी एक बुनियादी चीज़ है जो कि हर फर्द का एक हिस्सा होना चाहिए। आपको भी ईमानदार होना चाहिए, हनान साहब को, मुझे, और यहाँ इस कमरे में बैठे हर बंदे को ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को इसी सरिश्त पे पैदा किया है कि वो ईमानदार है। अब उसके अंदर अगर बेईमानी है तो वो आपकी कमी है। तो आप बहुत सारी जगहों पे मैंने सुना है कि भाई बड़ा ईमानदार ऑफिसर है, ईमानदार होना जरूरी है, लेकिन दफ्तरी काम नहीं, लेकिन डिप्लोमेटिक होना भी जरूरी है। डिप्लोमेटिक, यही तो डिप्लोमेसी मैटर करती है ना, कि आपने बगैर किसी बंदे से झगड़ा किए हुए अपना रास्ता खुद से चूज करते हुए आगे निकल जाना। लेकिन अगर आप रास्ते में मौजूद हर बंदे की हर बात का जवाब देना शुरू कर देंगे तो आपके पास मंजिल पर पहुंचने के लिए वक्त बड़ा कम रह जाएगा। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप उस सिचुएशन से निकल जाएं। मैं उमर मकबूल साहब की हमेशा बात करता होता हूँ, वो बड़ा मामला फहम है। कई एक जगह पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी को भी मैंने देखा है कि वो भी इस मामले में जो है वो बड़ी जिम्मेदारी से जो है वो निकल जाते हैं। मुझे तो इन तमाम एसीज में से उमर मकबूल इस मामले में बड़े मकबूल लगते हैं, बड़े जहनी तौर पे जो है वो तंदुरुस्त लगते हैं कि किस तरह से रास्ता अपना बनाना है। नहीं। तो इस मौजू पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे ऑफ कोर्स और जो है हम लोग एरिया कवर करते जा रहे हैं, जो शहर की बाउंड्रीज हैं वो बढ़ती जा रही है। लेकिन जो ऑफिशियल मैप तैयार किया गया है उसमें शहर को पहले से भी छोटा करने की कोशिश की है। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या वजह है कि ये किया गया है? फातिमा, इस बात में मैं बाद में आऊँगा। हनान साहब जो इससे पहले बात कर रहे थे कि जहनी तौर पर बड़े तंदुरुस्त लगते हैं, तो हनान साहब मुझे बताइए, मेरा ख्याल है ये मैसेज आ गया ब्रेक में आपको। उमर मकबूल के अलावा आपको बाकी ज़हनी तौर पर बीमार लगते हैं? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल उमर मकबूल साहब ने इनको मैसेज करके ब्रेक में कहा होगा कि ये जरूर पूछिएगा हनान से, वो आजकल काफी फिट है, मैं इस वजह से
कह रहा हूँ वो जिस्मानी तौर पे भी फिट है और मेंटल तौर पे भी फिट है। बहरहाल जो दीगर असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्रोग्राम या हमारे टीवी चैनल की स्क्रीन के जरिए बताएं कि आप भी जहनी तौर पर जो हैं वो तंदुरुस्त हैं। मैं मजाक में जस्ट कह रहा था, हमारे जितने असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत फिट हैं, और यही वजह है कि वो शहर को एक ऐसा अच्छा, दिलचस्प बात यह है, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कोई काम करें या ना करें, मोहम्मद अली के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर्स की कोशिशों के साथ जिला फैसलाबाद जो था वो हमेशा फ्रंट फुट पे नजर आया हमें, और हमें यहाँ पर उस तरह के मसाइल जो थे वो नहीं नजर आए। अच्छा, आपने जो बात की कि फैसलाबाद के मास्टर प्लान के हवाले से आप बात कर रहे हैं, फैसलाबाद कहा जाता है कि ये दुनिया में सबसे बड़ा पिंड है, और फैसलाबादियों ने इसको साबित भी किया है। उसकी वजह यह है कि अगर आप फैसलाबाद में देखें तो फैसलाबाद में वर्टिकल ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाई। बिल्कुल नहीं। फैसलाबाद में कोई भी अगर शॉपिंग प्लाजे भी बने हैं, यहाँ तक कि फ्लैट्स भी बने हैं, पहला फ्लोर और उसके बाद दूसरे फ्लोर तक तो हम जाते हैं, उसके बाद जितने भी फैसलाबाद में प्लाजे हमें इक्का दुक्का छोड़ के हमें ये नज़र आता है कि फैसलाबाद में लोग जो हैं वो वर्टिकल ग्रोथ के अगेंस्ट है। एफडी की जानिब से ये प्लानिंग भी की गई थी कि फैसलाबाद को वर्टिकल ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे, ताकि जो हमारे इर्द गिर्द ग्रीन एरिया है, क्रॉप एरिया है, हम उसको महफूज करें और उसको हम कॉलोनियों में ना धकेल दें। जो मशरूम ग्रोथ हुई फैसलाबाद में कॉलोनीज़ की, उसको रोका जा सके। लेकिन हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। जिस मास्टर प्लान की तरफ आपने जिक्र किया, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हुआ क्या है। फैसलाबाद उन शहरों में से एक है जिनके रोड्स जो हैं वो एक्सियल हैं। आप ये समझ लें कि ये रोड जो हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक सेंटर पे आता है। आप घंटाघर को अगर उसका एरियल मैप देखेंगे तो तमाम रोड जो हैं वो शहर से बाहर की तरफ निकलते हैं। अच्छा, अब जो ग्रोथ हुई वो रोड्स के साथ साथ हो गई, एक्सियल ग्रोथ हो गई। लेकिन दो रोड्स के माबैन, जिस तरह आप ये समझें कि हमारा एक नड़वाला रोड है और उसके साथ साथ झंग रोड है, उनके मबैन का जो हिस्सा था वो स्पेस रह गई। सड़कों के साथ साथ तो दुकानें बन गई, घर भी बन गई, चंद कॉलोनीज भी बन गई, लेकिन उसके जो ग्रीन एरिया था, जो उन दो सड़कों के माबैन था, वहां पर ना कोई डेवलपमेंट हो सकी, ना वहां पर लिंक रोड बन सके, ना वहां पर कोई कॉलोनी की डेवलपमेंट की बात हुई, ना वहां पर कोई इंडस्ट्रियल स्टेट डिक्लेयर हुई। जिस वजह ये हुआ कि शहर की जो सड़कें हैं वो बाईपास से बाहर तक भर गई, लेकिन अंदर का हिस्सा खासा खाली रहा। तो जो मौजूदा मास्टर प्लान है, उन्होंने उस मास्टर प्लान के तहत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के ऐन मुताबिक जो ग्रीन एरिया है उसको ग्रीन रहने दिया जाए, उसको माइनस कर दिया। अब एक प्लान जो कि पेरी अर्बन प्लान के नाम से 2035 तक पहले ही एप्लीकेबल था, उसमें 1200 मरबा किलोमीटर शहर को दिखाया गया है। उसमें ग्रीन एरिया भी है। ग्रीन एरिया से मुराद ये कि अभी भी जहां पर फसलें मौजूद हैं उनकी निशानदही भी की गई कि यहां पर कॉलोनियां बन सकती हैं। लेकिन मास्टर प्लान जो इस वक्त एफडीए की जानिब से, जिसका पहला ड्राफ्ट जो था वो अपलोड भी किया गया, उसमें वो तमाम एरिया जहां पर इस वक्त ग्रीनरी है, इस वक्त फसलें हैं, इस वक्त वहां पर कुछ क्रॉप्स मौजूद हैं, उसको कॉलोनियों के लिए जो था वो मिसफिट डिक्लेयर कर दिया गया। जिस वजह से हम ये समझ रहे हैं कि शायद फैसलाबाद का जो एरिया है वो कम कर दिया गया। मास्टर प्लान में सिर्फ एक काम किया गया था कि जो ग्रीनरी है, जो ग्रीन एरिया है, उसको माइनस किया गया, और इस वक्त जहां पर आबादी मौजूद है और अगले चंद सालों में जहां पर आबादी हो सकती है उसकी निशानदेही की गई। अब चूंकि जो फैसलाबाद के डेवलपर्स हैं उन्होंने पेरी अर्बन प्लान को मद्देनजर रखते हुए वो ग्रीन एरिया जहां पर आज फसलें हैं उनको खरीदा हुआ है सस्ते दामों, ताकि जब 2025, 30, 35 में हमें नई कॉलोनीज डेवलप करनी पड़ेंगी तो हम वहां पर डेवलप करेंगे। मास्टर प्लान में यह फैसला हुआ है कि वहां पर अब वो कॉलोनियां डेवलप नहीं कर सकेंगे, जिस वजह से डेवलपर्स को मास्टर प्लान के ऊपर तहफ़्फ़ुज़। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ आइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ रमज़ान मिर्ज़ा मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। मिर्ज़ा साहब,
क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से अब कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। शहर फैसलाबाद को सब्ज बनाने के लिए बहुत सारे पौधे और प्लांटेशन जो है वो की जा रही है, बहुत सारे MPMNS की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, लेकिन अभी अचीवमेंट्स उस तरह से नज़र नहीं आई जिस तरह से होने चाहिए। PHA क्या इकदाम कर रहा है, और ख़ास तौर पर जो पार्क्स इस वक्त उजड़ चुके हैं पिछले दिनों की बारिश की वजह से, लाखों रुपए का लगाया गया वहाँ पे घास हो या फिर पौधे हों तबाह हो चुके हैं, उनको अब किस तरह से मरम्मत किया जाएगा, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है PHA की तरफ से? हनान, इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि आप सिविल वर्क तो विद इन मंथ, विद इन 2 मंथ, विद इन 3 मंथ आप कर सकते हैं, और आपको वो सिविल वर्क की फौरी तौर पर आपको आउटपुट भी नज़र आना शुरू हो जाती है। ग्रीनरी एक ऐसा काम है जिसमें आप अगर आज लगाएंगे, आज एक पौधा लगाएंगे, तो उसके समरात जो हैं वो चंद महीनों में नहीं, चंद सालों में नज़र आना शुरू होंगे। फैसलाबाद में जिस तेज़ी के साथ पौधे जो हैं वो इस वक्त लगाए जाने की बातें हो रही हैं, यकीनन उतनी तेज़ी से वो पौधे लग नहीं रहे। लेकिन एक चीज़ नज़र ये आ रही है कि फैसलाबाद में इस वक्त मजमूई तौर पर सूरत हाल पहले से खासी बेहतर है। फैसलाबाद में जहाँ पर PHA मुकम्मल तौर पर इसकी ज़िम्मेदारी है कि फैसलाबाद शहर में बागबानी की ज़िम्मेदारी वो अदा करे, इसके जमालियाती हुस्न में अपना किरदार अदा करे। इसके साथ साथ दीगर महकमे भी, जिनमें महकमा जंगलात भी मौजूद है। इन 2 डिपार्टमेंट्स की अगर मजमूई कारकर्दगी के ऊपर बात करें तो हमें ये नज़र आता है कि फैसलाबाद में PHA तो जिम्मेदारियां बेहतर अंदाज में अदा कर रहा है अपने महदूद वसाइल में, लेकिन महकमा जंगलात जिसके पास वर्कफोर्स भी खासी ज़्यादा है, इसके अलावा वहाँ पर उसके पास एरिया खासा ज़्यादा है, वो शायद उतनी जाफिशानी के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करने में कामयाब नहीं हो रहे। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैसलाबाद सिटी की हद तक PHA अपनी जिम्मेदारियां कुछ इस अंदाज में अदा कर रहा है कि जितना भी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया मौजूद है, वहाँ पर वो पार्क्स की शक्ल में हो, ग्रीन बेल्ट्स की शक्ल में हो, या इसके साथ साथ किसी भी महकमे की मौजूद जगह, उसके ऊपर इस वक्त बड़ी तेज़ी से प्लांटेशन हो रही है। आपने गुज़िश्ता दिनों में देखा जो क्लीमशीद पार्क में इन 1 गो 1000 पौधे लगाए गए वहाँ पर, और जो तहसीलें थी वहाँ पर भी पौधे लगाए गए। ज़राई इंतज़ामिया के दादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 1 लाख पौधे लगाए गए हैं। इस प्लांटेशन की खूबसूरती ये है इस वक्त जिसको PHA लीड कर रहा है, उसमें जो पौधे का साइज़ है वो 6 से 8 फीट तक का है, जिसका मतलब ये है कि उसका सर्वाइवल रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और अगर आप 1 लाख पौधा भी लगाते हैं और उनमें से 70% भी पौधे जो हैं वो कामयाब होते हैं, तो आप समझ लें आप मिशन में कामयाब हो गए। यही तो बात है कि टेक केयर नहीं की जाती उनकी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम महकमा जंगलात का देखें तो उनके पौधे का साइज जो है वो 6-7 इंच से लेकर सिर्फ 12-14 इंच तक है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जो ही वहां पर सूरज की गर्म किरणें पड़ी, वो पौधे पत्ते मुरझाए, और उसके बाद 2 से 3 रोज के अंदर वो पौधा जो है वो जड़ से खत्म हो गया। और महकमा जंगलात बार बार लाखों पौधे लगाने का दावा कर चुका है, और इससे बड़े पौधे मैंने कभी नहीं देखे, और उनकी जानिब से उसकी सिक्योरिटी के तौर पर 1 रुपया लिया जाता है और पौधा दे दिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कभी भी गवर्नमेंट की जानिब से ये ऑडिट नहीं हुआ कि आप इस मामले पर क्या कर रहे हैं, क्या इस साइज़ का पौधा फैसलाबाद जिस तरह का इन्वायरमेंट है इसमें ये फिट है या मिसफिट है। इसके अलावा ये किया जाता है कि महकमा तालीम जिसके पास वर्क फोर्स अफरादी कुव्वत बहुत बड़ी है, पाक फौज के बाद उनकी बात की जाती है, उनकी जानिब से पिछले साल ये दावा किया गया कि तकरीबन 8 लाख पौधे लगाए गए हैं। और अगर हम फैसलाबाद का हदूद-अरबा देखें उसका, और देखें कि क्या अगर 4 से 6 फीट या 6 से 8 फीट की दूरी पर एक पौधा लगाना हो और फैसलाबाद में आबादी बिल्कुल ना हो, तो क्या 8 लाख पौधे फैसलाबाद में लगाए जा सकते हैं? तो जो माहिरीन हॉर्टिकल्चर हैं वो इसके ऊपर बात करेंगे कि बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर ऑडिट करने की जरूरत है कि जो महकमा जितने पौधे लगा रहा है क्या वो उतने लग रहे हैं। जब मैंने फैसलाबाद के बहुत बड़े ऑफिसर से इस हवाले से बात की कि सर महकमा तालीम ने 8 लाख पौधे लगा दिए, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उनका जो घास भी लगाते हैं ना तो उनको भी पौधों में कंसीडर कर लेते हैं। तो मसला ये है कि इसको देखने की जरूरत है। गवर्नमेंट की जानिब से बार बार दावे किए जाते हैं सरकारी इदारों की जानिब से ये पौधे लगाए गए, लेकिन उसकी निगहदाश्त उस हद तक नहीं की जाती, लगाकर भूल जाते हैं। जिनमें फैसलाबाद में जो वाटर लॉक्ड एरिया है हमारा झुमरा का इलाका, वहां पर सफेदा जो है वो लगाया जा सकता है, लेकिन हमने सारा का सारा सफेदा नहर के किनारों पे लगाया हुआ है और वो पानी के ज़या की बहुत बड़ी वजह बन रहा है। इसके अलावा कोनू और बहुत सारी हमने ऐसी स्पीशीज इस वक्त फैसलाबाद समेत पूरे पंजाब में लगा दी हैं जो कि ना सिर्फ माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही हैं, बस इसके साथ साथ
पानी की कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और हमें सांस के मसाइल जैसे बहुत सारी बीमारियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। इसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि बहुत सी ऐसी अनवाज जो कि इस इलाके के लिए मिसफिट हैं वो इन इलाकों में कभी भी न लगाई जाए। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं पूछना चाह रहा था मिर्जा साहब कि पीएचई की तरफ से कोई ऐसा इंतजाम किया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जहाँ पे डंप किया जाता है उसके इर्द गिर्द कोई ऐसे प्लांटेशन की जाए जो कि उसकी जितनी भी टॉक्सिसिटी हो उसे और वेस्ट वाटर को सक आउट कर ले, जिस तरह से सफ़ेदे का आप बता रहे थे, अगर ये उन इलाकों में लगाया जाए तो मेरा ख्याल है बहुत सारे फायदे हासिल हो सकते हैं। सफ़ेदे असल में फैसलाबाद के इर्द गिर्द दो मेजर ड्रेन्स हैं और जो फैसलाबाद में डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है उसकी मजमूई तकरीबन जो मिकदार है वो 320 मिलियन गैलन जो है वो एक एस्टिमेट के मुताबिक है, जो कि फैसलाबाद के दोनों अतराफ में से गुजरती है, वो मधुवाना ड्रेन की शक्ल में, पहाड़ी ड्रेन की शक्ल में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इर्द गिर्द वहाँ पर कोई एक पौधा भी हमें नजर नहीं आता, हालांकि वहाँ पर सफ़ेदा जो है वो लगाया जा सकता है। इसके अलावा फैसलाबाद के अंदर ये बड़ा ज़रूरी है जिस तरफ आप निशानदही कर रहे हैं कि कुछ ऐसी पौधे जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाने चाहिए जो कि फैसलाबाद में मौजूद जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है उसकी सफाई में जिम्मेदारी अदा कर सकें। निब्जी की जानिब से जो चुकेरा का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पर पौधा लगाया गया है, उसे हम उर्फ़े आम में नडे का पौधा कहते हैं, उसकी कलमें भी बनाई जाती हैं, वो पानी के अंदर तैरता रहता है और ये पानी को क्लीन आउट भी करता है, वो क्लीन आउट कर रहा है उसको। तो इस तरह की इस वक्त स्ट्रेटजी फैसलाबाद के लिए बनानी ज़रूरी है क्योंकि फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जहां पर सनतें मौजूद हैं और जहां पर फ़िज़ाई आलूदगी के साथ साथ हमें आबी आलूदगी का भी जो है वो सामना करना पड़ रहा है। कुछ टेक्सटाइल सेक्टर्स जो हैं वो निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम इस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि रिलीज होते हैं उनके वाटर के अंदर और उनकी टॉक्सिसिटी की वजह से ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है जो कि कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर ऐसे प्लांट्स डीजीपीएचए अगर इन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मीटिंग करें और कोई ना कोई साइंटिस्ट साथ में मौजूद हो जो कि उनको गाइड कर सके तो मेरा ख्याल है इंडस्ट्रियलिस्ट उन पौधों को लगाने में देर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट तो वैसे भी हमारी प्लांटेशन मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके साथ महकमा माहौलिया जो है वो एक बड़ा जिम्मेदार इदारा है और इसके ऊपर उनका वर्क भी जो है वो मौजूद है, लेकिन मसला यह है कि इस मसले को संजीदगी से नहीं देखा जाता और वक्ती तौर पर ये बातें की जाती हैं कि ऐसा किया जाएगा, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ थोड़े से मुख्तलिफ हमें दिखाई देते हैं। फैसलाबाद में से इंडस्ट्री को बाहर निकालने की भी बातें की गई और ये भी फैसला हुआ कि जो इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए गए हैं इंडस्ट्री सिर्फ वहीं पे होगी, जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स मौजूद हैं वहाँ तक इंडस्ट्री को महदूद कर दिया जाएगा। शहर से जो इंडस्ट्री बाहर शिफ्ट की जा रही है वहाँ पर फिर छोटी ना छोटी कोई ना कोई उसका डाइंग यूनिट लग जाता है, कोई छोटी मोटी फाउंड्री जो है वो लग जाती है। तो इसके ऊपर जो मुतलका महकमे हैं उनको एक सॉलिड पॉलिसी वज़ा करने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो है वो गौर करना है, लेकिन इस वक्त हमें ऐसा नज़र नहीं आता। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने जो क्लीन एंड ग्रीन का विजन दिया था इसके ऊपर ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि फैसलाबाद के बहुत से इलाके जो कभी जो थे वो उजाड़ थे, बियाबान दिखाई देते थे, वो वहाँ पर अब किसी हद तक सब्ज़ा हमें नजर आना शुरू हो गया है। हम रमज़ान बात करें स्पेशली आर्ट बाज़ारों की तो एक पौधा कहीं पे नज़र नहीं आता है, कोई इन साइट कोई इस तरह की जगह नहीं है, कोई एरिया नहीं है जहाँ पर किसी भी तरह की प्लांटेशन की गई और वन ऑफ द बिजिएस्ट एरियाज है फैसलाबाद के अंदर। तो उसके हवाले से कुछ किया नहीं जाएगा। इंडस्ट्रियल जोन्स की भी ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर भी प्लांटेशन की जाए और साथ ही साथ ये जो बहुत क्राउडेड इलाके हैं वहाँ पर भी ज़रूरी है कि प्लांटेशन की। आपने बड़ा अच्छा मतलब सवाल उठाया। असल में जब इसको घंटाघर को डिज़ाइन किया गया था उस वक्त कुछ 16 के करीब पॉइंट्स मौजूद थे जहां पर वो टांगा स्टैंड भी थे और इसके साथ साथ उसके इर्द गिर्द फवारे लगे थे, फाउंटेन थे, जिसका मतलब ये था कि वो वहां पर फिजा में उड़ने वाली आलूदगी को अपने अंदर जो है वो जम कर लेंगे। इसके साथ साथ वहां पर पौधे भी लगाए गए थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हीं सरकारी जगह को जो था वो ऑक्शन किया गया, वो इलीगल हो या लीगल हो। ऑक्शन करने के बाद वहां पे ऐसे दुकानें मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया था तो उसके बाद वहां पर भी ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वहां पर मौजूद शहरियों के पास सरकारी अराजी की वो रजिस्ट्रियां निकल आईं, जिसको लाहौर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भिजवा दिया गया और अल्लाह का शुक्र है कि वहां से अभी तक उनकी तस्दीक या उनकी तनसीख नहीं हो सकी। बिल्कुल ठीक कहा आपने और हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों के अंदर ये तमाम मसाइल जो हैं वो तरजीही बुनियादों के ऊपर हल हो। तो बहुत शुक्रिया रमज़ान मिर्ज़ा आज के शो में आपको ज्वाइन करने के लिए। तो इसके साथ नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
रोज जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर बिलाल जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर थे, वो भी हमारे शो के अंदर आए थे। उनकी जानिब से बताया जा रहा था कि 20 लाख अवाम को वैक्सीन लगा दी गई है। तो कोविड के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं लाजमी तौर पे यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि फातिमा, अगर घरों के अंदर खाने पक रहे हो ना और मुनफिद टेस्ट और जायके जो है वो चखने हो, तो उसके लिए घी का बड़ा अमल दखल होता है कि घी के अंदर इम्यूनिटी, बिकॉज ऑफ कोर्स हम सेहत के हवाले से बहुत कॉन्शियस होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस जो है, आप लोग जो हैं, वो लोग सेहतमंद रहें, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। और आई थिंक इसमें आपका खाना बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। खाना कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि आप अच्छा खाना और अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी सेहत पे मुस्बत असरात पड़ते हैं। तो यहाँ पे खाने के हवाले से जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो ऑयल जिसके अंदर इसे पकाया जाता है वो लाजमी तौर पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर समझा जाता है। तो आज हम खास तौर पे आपको रिकमेंड करेंगे गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजान सेहत के असूलों के आन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगाए जाएं। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसमें विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी मौजूद है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगे लेकिन इसके साथ साथ आपकी सेहत पर भी मुस्बत असरात पड़े, तो उसके लिए बाजार में जाते सबसे पहले आपको इंतखाब करना होगा गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन वेजिटेबल घी का, ताकि आपके खाने को लज्जत को चार चांद लगें लेकिन उसके साथ साथ आपकी सेहत पर भी मुस्बत असरात पड़े। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि हम आपको कोविड के हवाले से आगाह कर रहे थे, 20 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है इनसाइड सिटी, लेकिन इसके बावजूद भी कोविड के केसेस हैं जो कि अभी तक रिपोर्ट हो रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या सिचुएशन होगी, और जिनको वैक्सीन लग चुकी है क्या उनके अंदर भी सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या वो भी कोविड के दोबारा शिकार हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो उनमें मोर्टेलिटी रेट क्या है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, चौथी, पांचवी या छठी लेयर आने के भी चांसेस हैं, कब तक इससे छुटकारा मिलेगा, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज गुफ्तगू करने के लिए हमने खास तौर पर दावत दे रखी है ज़फ़र अली चौधरी साहब को, जो कि वाइस चांसलर हैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के। तो आपको वेलकम करते हैं जनाब शो के अंदर। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, ये वायरस जो है वो दिन ब दिन इवॉल्व होता चला जा रहा है, वैक्सीन के बावजूद भी बहुत सारे लोगों में सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, जो बीमारियां वायरस से फैलती हैं ना, वो बीमारियां जो हैं वो एकदम ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वायरस जो है वो इतनी जल्दी से रेप्लिकेट करता है, यानी मल्टीप्लाई करता है। या आज अगर एक वायरस एंटर हुआ है किसी शख्स में, तो वो 24 घंटे में वो वायरस, और उसके बाद इस तरह बढ़ता जाना है। तो जब इतनी तेज़ी से वायरस रेप्लिकेट होता है या मल्टीप्लाई होता है ना, तो उस प्रोसेस के अंदर, उस वायरस के अंदर चेंजेस आती रहती हैं, और वो जो चेंजेस आती हैं उनकी वजह से उसकी विरुलेंस बढ़ती है। तो यही हुआ है कोविड से में कि ये वायरस जो है ये अपनी जो हैत है या साख्त है उसको तब्दील कर रहा है, और जब ये तब्दील करता है तो इसकी विरुलेंस भी बढ़ती है। और वो जो वैक्सीन आपने लगवाई होती है, जो पहले वायरस के खिलाफ लगाई है आपने, जो बनी थी वैक्सीन, वो हो सकता है उसके लिए इतनी इफेक्टिव ना हो। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो वैक्सीनेटेड भी हैं उनको भी इन्फेक्शन हो रही है। तो विरुलेंस इसकी बढ़ती है, इन्फेक्टिविटी बढ़ती है। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, ये करवानी चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारे पास जो वैक्सीनेटेड पेशेंट आ रहे हैं उनके अंदर बीमारी जो है वो इतनी शदीद नहीं है और उनके अंदर मॉर्टेलिटी बहुत कम है। अनवैक्सीनेटेड पेशेंट्स जो हैं उनके अंदर बीमारी भी शिद्दत इख्तियार कर जाती है, उन्हें ऑक्सीजन भी ज़्यादा लगानी पड़ती है, और वो पेशेंट जो हैं वो आईसीयू में भी जाते हैं, कुछ वेंटिलेटर में भी जाते हैं। इसलिए मैं आवाम से ये कहूँगा कि वैक्सीनेशन तो ज़रूर करवाएं, और जो भी वैक्सीनेशन हुकूमत इस वक्त प्रोवाइड कर रही है उसके अंदर ये आप चूज़ ना करें कि मैंने ये नहीं लगवानी, वो नहीं लगानी। जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है उसको फौरी तौर पर लगवाइए, पूरी डोजेज़ लगवाइए, यानी 2 डोजेज़ उसकी हैं, और उसके बाद बाकी जितने भी वो एहतियाती तदाबीर हैं जिसको हम SOPs कहते हैं, उनको आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये वैक्सीनेशन जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसकी कहें आपके 100% क्योर है और इसके बाद हो नहीं सकता। एक रिसर्च के मुताबिक कहा जा रहा है कि जिस तरह से डिफरेंट फ्लू वायरसेस हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, एट वन पॉइंट जब हम एक वैक्सीनेशन का लेवल जो है वो हो जाएगा सोसाइटी के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, दुनिया के अंदर,
तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिस तरह से डिफरेंट फ्लू वायरसेस हैं जो कि नॉर्मल हमें डे टू डे लाइफ में होते हैं और फिर वो ख़त्म भी हो जाते हैं, अगर इनफ लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं तो क्या ये वायरस उस स्टेज पे आ जाएगा कि एक आम फ्लू वायरस की तरह होगा? जी, आप सही कह रही हैं। उसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि एक पॉपुलेशन जो है उसमें एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो अगर इम्यून हो गई है तो वायरस आगे स्प्रेड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये वायरस जो है ना, इसकी पिक्यूलैरिटी ये है कि ये अपनी जो है वो शक्ल चेंज कर रहा है, बदल रहा है। वेरिएंट्स हो गए, इस वक्त तक मल्टीपल वेरिएंट्स आ गए हैं। बिल्कुल। अब रिसेंटली जो डेल्टा वेरिएंट आया है, जिसको इंडियन वेरिएंट भी कहते हैं, ये बहुत शदीद वायरस है और इसके खिलाफ अब वैक्सीन बनेगी, फिर लगेगी। तो मैं वही कह रहा था कि 100% क्योर नहीं। जहां तक ताल्लुक है फ्लू की बीमारी का, तो उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि हर साल उसकी नई वैक्सीन बनती है। अच्छा। जी 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 जी, हर साल नई वैक्सीन बनती है और वो फिर उस साल लगती है। फिर वो देखा जाता है कि इस पिछले साल में क्या वेरिएशन आई। जैसे मैंने पहले कहा कि वायरल डिजीजेज में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ख़ास तौर पे जो फ्लू और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करती हैं, कि इसमें बड़ी जल्दी मल्टीप्लिकेशन होती है, इसमें म्यूटेशंस जल्दी होती हैं और ये अपनी चेंज करता है, स्पाइक प्रोटीन्स इसके ऊपर होती हैं, तो उससे जो है एक नया इन्फेक्शन जो है इंसान को होता है और पुरानी वैक्सीन जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो ये जो इन्फेक्टिविटी है उसकी वो कम हो इसलिए सकती है कि बेसिकली तो ये कोरोना वायरस है ना, तो हो सकता है कि वो 10-20% चेंज आ जाए, बाकी जो इसकी 80% है वो तो वही हैत रहेगी। तो ये जो वैक्सीनेशन आपको हो रही है ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड ज़रूर करती है। हो सकता है इन्फेक्शन आपको हो और वो आपको सिम्टम्स भी ना हो कुछ लोगों में। बिल्कुल। और बूस्टर शॉट्स भी आई थिंक जी जी जी, बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बूस्टर शॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा ये टेटनस टॉक्साइड हम जो बच्चों को लगाते हैं, बचपन में जितनी भी वैक्सीन लगाते हैं इसमें एक टेटनस का भी हम लगाते हैं इंजेक्शन। और मोस्ट लोग यही समझ रहे थे ना कि अच्छा बस 1 डोज 2 डोज लगवा लेने, बट बूस्टर शॉट्स भी बड़े। जी, वो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो आपने लगवा ली, अब हर 5 साल के बाद आपको टेटनस का एक शॉट लगना चाहिए, तो आपकी वो इम्यूनिटी बरकरार होगी। या कभी इंजरी हो जाए तो पहला काम ये होना चाहिए कि टेटनस का एक शॉट लगना चाहिए टॉक्साइड का, तो आपकी फिर वो बेसिकली है कि वैक्सीनेशन क्या है। वैक्सीनेशन ये है कि डेड वायरस जो है ना वो आपके जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं और जो एंटीबॉडी में जो सेल हैं वो प्रोग्राम हो जाते हैं कि जैसे ही ये वायरस दोबारा आया तो हमने एंटीबॉडी का एक शावर भेज देना ब्लड के अंदर, ठीक है। तो वो फिर अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जैसे ही वायरस आता है तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन ये लेवल्स आहिस्ता 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 डाउन हो जाते हैं, 1 साल 2 साल, उसके बाद फिर आपको एक बूस्टर लगाना पड़ता है ताकि वो सेल जो है ना फिर प्रोग्राम हो जाए, रिचार्ज हो जाए। जिस तरह आपका एक मोबाइल है वो कुछ देर निकालता है, उसके बाद आपको रिचार्ज करना पड़ता है, तो बूस्टर डोज इज बेसिकली रिचार्जिंग योर इम्यूनिटी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ वैक्सीन स्ट्रेटजी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। वैक्सीन मुख्तलिफ कंपनीज की हैं, फाइजर, मॉडर्ना, साइनोवैक, साइनोफॉर्म। स्ट्रेटजीज सबकी सेम है? वायरस को किल तो नहीं खैर किया जा सकता, इसमें इम्यूनिटी बिल्ड की जाती है, स्ट्रेटजी क्या रखी है? कुछ जो हैं वो डेड वायरस के हैं, कुछ हैं वायरस जिनको डेड नहीं किया जाता, उनको एटेन्यूएट कर दिया जाता है, वो डिजीज नहीं कर सकते लेकिन होते लाइव हैं, लाइव एटेन्यूएटेड। हाँ, लाइव एटेन्यूएटेड होते हैं। कुछ होते हैं जिनके स्पाइक प्रोटीन्स के खिलाफ बनी हुई हैं, कुछ उनके मैसेंजर आरएनए के खिलाफ बनी होती हैं। डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज की हैं डिफरेंट वैक्सीन बनाने वालों ने कि कौन सी इफेक्टिव है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते शायद हर वैक्सीन 100% इफेक्टिव है। इसीलिए WHO की तरफ से ये रिकमेंड कर दिया गया है कि अगर एक कंपनी की आपको वैक्सीन लगी है तो दूसरी कंपनी का बूस्टर लगवा सकते हैं, विच मीन कि स्ट्रेटजीज चेंज हो जाएंगी, इम्यूनिटी ज्यादा बिल्ड हो जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। तो हम पहले भी बात कर रहे थे, देखें सिर्फ वायरस को ना देखें, हम लोग सिर्फ ना वायरस के बारे में ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अपने बारे में नहीं कर रहे, ठीक है। जब दुश्मन आता है ना, सिर्फ हमें दुश्मन के को नहीं देखना होता, आपने अपनी जो है लाइन ऑफ डिफेंस बनानी होती है, ठीक है। अपने अंदर जान पैदा करनी होती है, अपनी आर्मी को भी तैयार करना पड़ता है।
यहां क्या हो रहा है, हम सिर्फ कोरोना डिस्कस कर रहे हैं, अपने आप को डिस्कस कर रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी बेहतर करते हैं, अपनी खुराक को बेहतर करते हैं, अपनी बीमारियों को कंट्रोल करते हैं। अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज का इलाज कराते हैं, हाइपरटेंशन है तो उसके लिए ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल करते हैं। उस तरफ हम तवज्जो नहीं देते। जैसे आप खुराक की बात की इन्होंने, न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन पे कंट्रोल करते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, एसओपीज मेंटेन करते हैं। हम इन बातों को बिल्कुल ख्याल नहीं करते, बस उस वायरस पे कंसंट्रेट करते हैं। हम वायरस के लिए आप वैक्सीनेशन करवाएं, एसओपीज मेंटेन करें, मैं गारंटी देता हूं कि 90% चांसेस हैं कि आपको नहीं होगा। और डॉक्टर साहब, ये सोशल मीडिया पे जो ज़रा खबरें झूठी फैल रही हैं, इस हवाले से भी थोड़ा सा आगाह करें ना आवाम को, क्योंकि एक्सपर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, इनसे बेहतर सोशल मीडिया नहीं आपको बता सकता। ये लाइव आपके सामने बैठे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कहा जा रहा है कि 2 साल बाद डेथ हो जाती है, बिल्कुल गलत है ये बात, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, हर मुआशरे में कुछ लोग होते हैं जो एक स्ट्रेटजी के हक में होते हैं, कुछ खिलाफ होते हैं। ये तो आपको पता है कि हर जगह है, ठीक है। वैक्सीनेशन के खिलाफ तो बहुत अरसे से लोग, हर वैक्सीनेशन के खिलाफ, इवन पढ़े लिखे मुमालिक में ऐसे लोग हैं जो कोई भी वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहते। इवन ये बीसीजी की वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहते, रुबेला मम्प्स की वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते, ठीक है, और ये जो मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहते। वो कहते हैं कि ये चीजें जो हैं ये आपकी बॉडी को हार्म करती हैं। हालांकि ये खसरा, टाइफाइड, ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यूके में मेरा ख्याल है कि 20-30% ऐसी पॉपुलेशन है जो वैक्सीनेशन के खिलाफ है। तो बात यह है कि हमने ये देखना है कि साइंटिफिकली क्या चीजें हैं। हम आजकल इस दौर में रह रहे हैं वेयर थिंग्स आर प्रूव्ड साइंटिफिकली। अब मेडिसिन लेते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ये एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। ब्लड प्रेशर लोग कंट्रोल करते हैं उससे, बाकी हकीमों की दवाइयों से या हर्बल मेडिसिन से। कैसे कंट्रोल होगा ब्लड प्रेशर हर्बल मेडिसिन से? इसी तरह डायबिटीज कैसे कंट्रोल होगी? बहुत से लोग इसके बारे में बड़ा एडमेंट है कि हमने ये काम नहीं करना, और रिजल्ट भी फौरी चाहिए, और उसके बाद फिर उनको बीमारी जो है वो शिद्दत इख्तियार करती है, तब आते हैं फिर उनको दवाइयां वही लगवाते हैं। तो देखें, बात यह है कि जब हम हर चीज देखें, डिजिटल हो गई है, आप इतने हम उस इरा में हैं जहां एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड एंड डिजिटलाइज्ड एंड दिस इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज। व्हेन वी आर डूइंग दैट, व्हाई नॉट कि ये जो चीजें हैं जो मेडिसिन के अंदर हम कर रहे हैं, और आपको पता है कि एक मेडिसिन को लॉन्च करने के लिए उस पर कितने ट्रायल्स होते हैं, एनिमल ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स, उसके बाद वो आती है। मैं इस चीज को बड़े अच्छे से समझ सकता हूँ। रिसर्च का प्रोसेस जो होता है ना, उसमें तो ऐसे तो नहीं है कि आपने दवाई बनाई और आपने मार्केट कर दी वैक्सीनेशन में। हाँ, अब मैं ये कहता हूं कि अभी तक ये वैक्सीनेशन, सारे ट्रायल से कोई वैक्सीनेशन नहीं गुजरी, क्योंकि उसका वक्त का इंतजार करते करते हम अपने पेशेंट्स को रिस्क पे नहीं डाल सकते थे, क्योंकि इतनी तेजी से ये पेंडेमिक फैली है कि ये इमरजेंसी सिचुएशंस में उन्होंने जो बहुत इसेंशियल ट्रायल्स थे वो किए हैं और इनको लॉन्च कर दिया है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी आएगी। बात फिर वहीं पे मैं आके कहूंगा कि अपना जो है ना, अपना डिसिप्लिन जो है ना, उसको आप कंसिडर करें कि हाउ मच यू आर डिसिप्लिन। कोरोना ने जहां इतनी बीमारी फैलाई है और इतनी लोगों की हलाकतें हुई हैं, इसने एक चीज जरूर सिखाई है कि हमें डिसिप्लिन होना है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनको कोरोना अगर हो चुका है, या कई लोगों को तो 2 दफा भी कोरोना जो है पॉजिटिव टेस्ट हो चुका है, तो क्या उनको भी वैक्सीन करवाना जरूरी है उनके लिए भी? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें तो कोरोना हो गया, हमारी तो एंटीबॉडीज पहले बनी हुई है। जी, उनकी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, लेकिन वही बात कि उन्हें बूस्टर लगवाना चाहिए। दिस वैक्सीनेशन विल बी ए बूस्टर फॉर देम, लेकिन उसके अंदर एक खास मुद्दत है, एटलीस्ट 3 मंथ्स वेट करना चाहिए उनको। अच्छा, 3 मंथ्स के बाद आइडियली अपना वो एंटीबॉडी लेवल करवा लें अगर अफोर्ड कर सकते हैं, और वो देख लें, और उसके बाद वो अगर कम है तो लगवा लें, अगर नहीं है तो फिर मॉनिटर कर लें, आफ्टर 3 मंथ्स फिर देख लें, क्योंकि एंटीबॉडी लेवल नीचे जाता है। तो कितना एंटीबॉडी लेवल अगर हो तो आपको बूस्टर शॉट लगवाना? देखिए, वो आपके जिस लैब से आप करवाएंगे उसमें उनकी रीडिंग आती है कि कुछ का 7 है, कोई लेस देन 7 जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मोर देन 7। इस तरह डिफरेंट लैब्स के डिफरेंट कट ऑफ वैल्यूज हैं, आपने उसको देखना होता है, उसके मुताबिक आपको ये करना है।
सही। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कि जिस रफ्तार से वैक्सीन लग रही है, अगर इसी रफ्तार से लगती रहे तो कब तक ये पॉपुलेशन कवर हो सकती है? देखिए 5 करोड़ को ये लग गई है पाकिस्तान में 5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग गई है और मेरे ख्याल में अगले 4 महीने में ये हम ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन को लगा लेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला उसके बाद हालात बहुत बेहतर होंगे, बहुत बेहतर। अब ये देखें ना जी, गांव में ये इस वक्त बीमारी कम है। मैं अपने गांव में फ्रीक्वेंटली जाता हूं और मैंने, जाहिर है मेरा इंटरेक्शन वहां होता है, लोग भी आके अपनी बीमारियां मुझसे डिस्कस करते हैं, तो मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जिन्हें ये बीमारी हुई हो। उसकी वजह क्या है? खुली फजा है और इतने क्राउडेड लोग नहीं होते, अपने अपने काम करते हैं, एक्सपोजर कम है। तो यहाँ पे हमारा, तो आपको पता है, आप बाजारों में चले जाएं, का फैक्टर भी है? जी, क्या इसमें इम्यूनिटी का डेफिनेटली इम्यूनिटी का फैक्टर है कि वो लोग जो हैं वो सख्त जान हैं, उनके ज्यादा इम्यूनिटी लेवल हाई हैं। हम लोग जो हैं वो मेडिसिन पे, एंटीबायोटिक्स के ऊपर, बच्चे को बुखार होता है साथ ही माँ उसको एंटीबायोटिक खिला देती है और वेट नहीं करती कि ये बुखार सेल्फ लिमिटिंग है, चंद दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो फर्क तो है, डेमोग्राफिक फर्क भी है। तो बॉटम लाइन फिर भी यही है जी कि इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए और जैसे ही आप फील करें कि आपको सिम्टम्स आए, आप फौरन अपना टेस्ट करवाइए और उसके बाद इलाज कीजिए। जितनी जल्दी आप इलाज करवाना शुरू कर देंगे उतने ही जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि जो पेशेंट हमारे पास आता है ना, वो घर में पहले 5 दिन इंतजार करता है और वो कोई ले लेता है पैनाडॉल, ये वो पहले तो पता नहीं चलता, क्योंकि ये जो डेल्टा वेरिएंट है ना, इसकी सिम्टोमोलॉजी भी डिफरेंट है। पहले जो होता था उसमें खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, गला दर्द, इसमें हल्के फुल्की जनरलाइज्ड एक्स एंड पेन्स होती हैं, हेडेक्स होती हैं, थोड़ी सी अनवेल की फीलिंग होती है, वो जो आम लोगों को भी होती है, थकावट हो गई है, साइलेंट किलर। हाँ जी, जैसे थकावट हो गई है, वो 3-4 दिन वो थकावट के में ही होता है। उसके बाद जब उसको सिम्टम्स डेवलप होते हैं चेस्ट के, तब वो रुजू करता है। जब हमारे पास जो आता है उस वक्त उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो चुका होता है, लंग्स उड़ा चुका होता है 50%। जी, 50% वाले जो है ना हमारे पास पहुंचते हैं, 10-20% पे तो पता ही नहीं चलता, लंग में तो इतनी कैपेसिटी है। तो बात यह है कि हेल्थ कॉन्शियस लोग अगर हो जाएं और जल्दी अपना इलाज करवा लें तो ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, ठीक हो जाएगी। पोस्ट कोविड स्पेशली अगर डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो आई थिंक बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनका खतरा रहता है। ऐसे क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि लुक आउट करनी चाहिए अगर आप रिकवर भी कर गए प्रॉपर्ली? जी तो देखिए, ये वायरस करता क्या है, ये आपके जो लंग्स के न्यूमोसाइट्स हैं, सेल्स हैं, जहां से आपकी ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है ब्लड में, और वो बैरियर जो है ना, वो सेल्स हैं जो बैरियर, ये उनको डिस्ट्रॉय करता है जाके। जब उनको डिस्ट्रॉय करता है तो ऑक्सीजन जो है ना ब्लड में नहीं जाती, तो आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। अब ये डिस्ट्रक्शन जितनी ज्यादा होगी, लाइक 50-60% डिस्ट्रक्शन हो गई है, फिर उसके बाद जब पेशेंट रिकवरी फेज में आता है तो वो नेचर का प्रोसेस है कि वो रीबिल्डिंग करते हैं। बहुत से ऐसे सेल्स हैं जो रीबिल्ड होते नहीं हैं। जब वो नहीं होते तो पेशेंट काफी देर तक जो है वो, उसको सांस लेने में दुश्वारी आती है, सीढ़ियां चढ़ता है, सांस फूल जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन उसकी कम होती है। फिर उसके बाद ये है कि ये देखें एक तरह का निमोनिया है, आपने सुना होगा कि निमोनिया बीमारी है। निमोनिया ये होती है कि इसमें जो लंग सैक्स है ना, उनके अंदर पानी भर जाता है, पानी भर जाता है, कोलैप्स नहीं होते उनके अंदर। जैसा एक बलून है, बलून कोलैप्स हो गया तो एक और बात है, बलून के अंदर पानी भर गया, हवा की बजाय पानी भर गया, फ्लूइड भर गया, उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, जो सोजिश हुई है। तो ये वही करता है जो बैक्टीरिया करता है या फ्लू का वायरस करता है, लेकिन इसकी विरुलेंस ये है कि ये साथ डिस्ट्रक्शन करता है सेल्स की, जो मोस्ट डेंजरस। और वो सेल्स अगर पूरी तरह रिपेयर ना हो तो पेशेंट को फिर बहुत देर तक कॉफ आती है। कोविड डेफिनेटली इज समथिंग जो कि आई थिंक पूरी दुनिया जो है कोविड के बाद बदल चुकी है और शायद हमें भी बदलने की जरूरत है और कोशिश
करने की ज़रूरत है कि बेहतर हो सके। लेकिन मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे, उससे पहले बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ऑफ कोर्स अगर हम आज की करंट चीज़ों की बात करते हैं, करंट इश्यूज़ की बात करते हैं, तो कोरोना और जो वैक्सीनेशन की कोशिश की जा रही है, जो अटेम्प्ट किया जा रहा है, उसके बगैर कोई भी डिस्कशन कंप्लीट नहीं हो सकता। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वैक्सीनेशन के साथ अभी भी लोग जो हैं वो काफ़ी, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, काफ़ी सारे उनको डाउट्स रहते हैं। वैक्सीनेशन बहुत वाइटल है। एक दफ़ा एक तरह की हर्ड इम्यूनिटी जो हमने पहले डिस्कस की वो अचीव हो जाती है, तो बहुत हद तक पेशेंट्स जो है उनको कम एक्सट्रीम सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। लेकिन लोग अभी भी कहते हैं जी ये वैक्सीन लगवा लें, ये वाली वैक्सीन जो है वो रहने दें, और कुछ कंट्रीज़ की तरफ से स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि आप यही वाली वैक्सीन लगवाएं। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है और कौन सी वैक्सीन जो है लगवानी चाहिए, कौन सी वाली, जो लगवानी तो सारी ही चाहिए डेफिनेटली, तो लेकिन ये कंट्रीज़ की तरफ से मोनोपोली क्यों की जा रही है? देखें, बात ये है कि फार्मास्यूटिकल जो है ना, इसमें आपने देखा होगा कि चीज़ें मोनोपोलाइज्ड होती हैं। हाँ। जो भी कंपनी अपनी एक ड्रग बनाती है, उसको पेटेंट करती है, और उसके उस ड्रग को कोई और नहीं बना सकता कुछ अरसे तक के लिए। बिल्कुल। लाइक 10 ईयर्स 20 ईयर्स वो वही कंपनी बनाएगी, उसके पास राइट्स होते हैं। उसके बाद वो बाकी लोग भी उसकी ड्रग बनानी शुरू कर देते हैं। तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं उनके साथ ही चल रहा है, क्योंकि देखें ये उनका बिजनेस है। और जितनी भी वैक्सीन्स बन रही हैं इनमें इफेक्टिविटी सारों की है, कि किसी की 90% है, किसी की 70% प्रूवन एफिकेसी है। बात यह है कि हमारे पास चॉइस क्या है। चॉइस ये है कि गवर्नमेंट जो है ये वैक्सीन हमें फ्री प्रोवाइड कर रही है। अगर ये वैक्सीन हम प्राइवेटली लगवाएं तो खर्चा हो सकता है आपका 4,000, 5,000, और यहाँ तो 9,000 में भी वैक्सीन लगी है। पिछले 6 महीने पहले जब वैक्सीन इन्होंने अलाउ की थी कि प्राइवेट जो लोग हैं वो या प्राइवेट लैब्स हैं वो लगवा दें, तो 9,000 की भी लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। लेकिन ये जो है ना, आप समझें कि चीज़ अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है कि आपके पास कितनी वो मौजूद है मार्केट के अंदर कि नहीं है, और आपकी अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करती है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके पास चॉइस होती है, दे कैन गो फॉर द बेस्ट। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि अवामुन्नास को इस बात का इदराक होना चाहिए। हाँ जी, और यही कि बट इज देयर अ बेस्ट, बिकॉज वैक्सीन देखिए तो बेस्ट इस वक्त जो है ना, बेस्ट हम इस तरह कहते हैं, बेस्ट वो है जो एक्सेप्टेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर दोज पीपल हु आर गोइंग टू ट्रेवल अब्रॉड। लेकिन WHO की जो रैंकिंग है वो डिफरेंट है, इजंट इट? जी बिल्कुल है, डिफरेंट है। लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल वैक्सीन हैं ये ऑलमोस्ट इक्वली इफेक्टिव हैं। अच्छा, देखिए 70 to 80% जो है ना एफिकेसी वो एक्सेप्टेबल है, इसमें ऐसी बात कोई नहीं। और डॉक्टर साहब ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, किसमें कौन सी ज्यादा फिट बैठती है, किसी में कोई और? जी अब कह सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे मुल्क में जब एक चीज फ्रीली अवेलेबल है एंड वी डोंट हैव चॉइस, जनरल पब्लिक डज नॉट हैव अ चॉइस कि क्यों वो महंगी वैक्सीन लगवाएं। और अवेलेबिलिटी है, लगवानी चाहिए। जो अवेलेबल है वो फौरी पे लगवा लें, बजाय इस चीज़ का कि आप इंतज़ार करते रहें कि मॉडर्ना आएगी, फाइजर आएगी, फिर लगवाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब चीज़ नहीं है। हमें आवाम को ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान में जो अवेलेबल साइनोवैक है, साइनोफार्म है, मैंने खुद साइनोफार्म लगवाई, और पिछले दिनों रिकमेंड भी किया गया साइनोफार्म वन ऑफ द बेस्ट। बिल्कुल ठीक है, हालांकि इसे सबसे हल्का समझा जा रहा है जी, इसलिए कि वो समझते हैं कि जी ये जो चीज मुफ्त मिल रही है ना जी, उसको इंसान समझता है कि यार ये हल्की ही होगी। ठीक है, तो जो अवेलेबल है वो लगवा लेनी चाहिए। इससे बेहतर है कि आप कोई वैक्सीन ना लगवाएं। और ड्यूरिंग कोरोना भी बहुत सारे लोग, ऑफ कोर्स उनको एक दफ़ा कोरोना हो जाता है और फिर वो कोशिश करते हैं कि वैक्सीन अब लगवा ली जाए। तो ये ऑफ कोर्स क्या ये पॉसिबल है या इसका कोई फ़ायदा होगा जो ड्यूरेशन में अगर आप लगवाने की कोशिश करें? नहीं, ड्यूरेशन में तो बिल्कुल ना लगवाएं। हाँ जी, क्योंकि उस वक्त आपकी इम्यूनिटी का प्रोसेस जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ होता है कोरोना बाय इटसेल्फ।
अब उस वक्त अगर वैक्सीन लगाएं तो आप अपनी इम्यूनिटी को और ज्यादा जो है ना उस वक्त डिस्टर्ब कर रहे हैं, अच्छा, चैलेंज कर रहे हैं। सही। देखिए, आपको मैं मेडिकली वो साइंटिफिकली समझाना शुरू करूं तो इसके अंदर बहुत बारीकी है। जब कोरोना का इन्फेक्शन होता है, ये नहीं एक बैक्टीरिया नहीं कर, एक वायरस नहीं करता, ये एक मिकदार है वायरस की, जब वो जाएगा तब करेगा, ठीक है। वो सर्टेन मिकदार जब दाखिल होती है तो बॉडी के अंदर एक स्टॉर्म आता है, ठीक है, हम उसे कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। जब वो सेल्स में दाखिल होता है सारी बॉडी रिएक्ट करती है और इतने ज्यादा उस वायरस को किल करने के लिए इतने ज्यादा केमिकल्स रिलीज होते हैं, सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं उसको मारने के लिए कि उसकी वजह से बॉडी पे इफेक्ट आते हैं, कि वही चीजें जो वायरस को किल कर रही होती हैं वो बॉडी को भी डैमेज करना शुरू होती हैं। अब उस साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकना जो है ना वो है बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स हैं और स्टीरॉइड्स बहुत यूज हो रहे हैं इसके अंदर, और दूसरी भी हमें रेमडेसिविर है हमारे पास एक्टेमरा है। वो हम साइटोकाइन रिस्पॉन्स को जो इंटरल्यूकिन 6 है जो डैमेज कर रहा है उसको हम रोकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक्टेरमा की आपने बात की, ये कहा जाता है कि लास्ट स्टेज पे जब लंग्स कोलैप्स हो रहे हो या डैमेज कर रहा हो वो, तो उसको रोकने के लिए एक टर्मा यूज किया जाता है कि सांस लेने में दुश्वारी पैदा ना हो। नहीं, वो जो मीडिएटर्स इंटरल्यूकिन 6 की बात कर रहा हूं ना, जो वो केमिकल रिलीज हो रहा है उसको ये दबा देता है। ये केमिकल्स आपकी बॉडी ही रिलीज कर रही है, बॉडी रिलीज करती है उन रिस्पॉन्स में, उसको भी किल कर रही होती है और बॉडी को भी खराब कर रही होती है। तो हम इसको रोक के दूसरी मेडिसिन देते हैं ताकि वो वायरस को भी किल करें और साथ रिपेयर प्रोसेस को भी स्टार्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो इम्यूनिटी की आप बात कर रहे थे कि वैक्सीन से इम्यूनिटी आ जाती है, लेकिन स्ट्रेटजीज अब और भी तो अप्लाई की जा रही हैं। सुनने में आया कि टैबलेट्स भी कुछ बनाई जा रही हैं, एंटीवायरल टैबलेट भी आ गई है, और उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। क्या वो टाइटर लो कर देता है आपकी बॉडी? नहीं, वो तो एंटीवायरल है ना जी, वो तो एंटीवायरस जो है ना उसके खिलाफ, जब जैसे रेमडेसिविर हम इस्तेमाल कर रहे थे इसी तरह अब टैबलेट फॉर्म में भी वो आ गई है और ये वायरस को किल करती है। देखिए, हमें दो चीजें ज़हन में रखनी चाहिए। एक तो ये है कि वो जो इन्फेक्टिव एजेंट है वायरस, एक तो हमने उसको किल करना है, और दूसरा ये है कि उसकी वजह से जो इम्यूनिटी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और उसको किल करने के लिए बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज के अलावा जो केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज हुए हैं मारने के लिए, जो बॉडी के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। देखें, वो उसको भी मार रहे हैं और बॉडी को भी मार रहे हैं। जैसे एक देखें ना, कोई आ गया, आपने तर गोलियां चला दी हैं मारने के लिए उसको जो हमलावर हुआ है, तो इसमें आपके 10 बंदे और भी साथ। ये तो डॉक्टर साहब फिर कीमोथेरेपी की तरह हुई ना, हेल्दी सेल्स भी अफेक्ट हो रहे हैं और डिफेक्टिव भी। बिल्कुल। तो आपने उस सब्सटेंस को जो तर गोलियां चला रहा है उसको रोकना है ताकि वो जिस्म को डैमेज ना करे और जो लंग्स हैं वो डैमेज ना हो, किडनीज डैमेज ना हो। यानी आपका डिफेंस मैकेनिज्म ही आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाता है ना, वो एक स्टेज ऐसी आ जाती है। तो उसको रोकने के लिए हमें ये स्टीरॉइड देने पड़ते हैं, एक्टेमरा देना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि अगर वो टैबलेट्स जो आप बता रहे हैं, अगर उनके लेने से भी किसी हद तक तो इम्यूनिटी आएगी, क्योंकि वायरल टाइटर इम्यूनिटी नहीं आएगी। नहीं डॉक्टर साहब, वायरस तो मौजूद है ना, वायरस को मारना है ना, वायरस मरेगा तो। एंटीवायरल ड्रग्स जैसे एंटीबायोटिक नहीं है, आप लेते हैं कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है जो बैक्टीरिया को मारती है, इसी तरह ये ड्रग्स हैं जो वायरस को मारती है। अब जो वायरस बॉडी के अंदर डॉक्टर साहब चला गया, किसी ना किसी हद तक तो इम्यून रिस्पांस करेगा ना उसके अगेंस्ट। वो भी कर रहे हैं, आपने उसको सपोर्ट भी करना है ना। हाँ, एंटीबॉडीज बनती हैं पर उतनी तादाद में नहीं। हाँ, एंटीबॉडीज भी करेगी, उसको मारने की कोशिश करेंगी अगर पहले इन्फेक्शन हुआ है या वैक्सीनेशन हुई है, साथ आप उसको एंटीवायरल भी देंगे, और फिर वो जो सारे मीडिएटर्स जो हैं उसको मारने के लिए निकल पड़े हैं बॉडी में, और साथ अपने सेल्स को भी डैमेज करने शुरू कर रहे हैं। अब उनको रोकेंगे, भाई ठहरो जरा, मुझे काम कर लेने दो। तो इस तरह ये पूरा एक प्रोसेस है जिसको हम पेशेंट को मैनेज करने में यूज करते हैं।
एंटी वायरल से क्या एक्चुअली में, क्योंकि वायरसेस को के लिए कुछ किया भी जा सकता है, ये मैंने नहीं सुना हुआ था पहले। आई थिंक इट्स समथिंग न्यू, एंड हो सकता है हमारी ऑडियंस में भी कुछ लोग हों एंटीवायरल ड्रग्स नाउ आर अवेलेबल। अच्छा, एंड दे आर एक्चुअली गोइंग टू किल द वायरस। दे आर गोइंग टू किल द वायरस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि वायरस के हवाले से जब भी बात की जाती है तो इसे बड़ा ख़तरनाक समझा जाता है। ये मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हट के एक दूसरे के साथ इंटैक्ट होने से भी ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से बताइएगा कि अगर एक शख्स जिसे कोविड हो चुका है, उसे किस तरह अपने आप को घर के अंदर भी रहना है, अगर वो हेल्दी भी है, सिम्टम्स भी नहीं है, लेकिन उसे पता चल चुका है कि अब कोविड हो चुका है उसे, तो ल्यूट आउट किस तरह से करे अपने आप को? आइसोलेट कर ले, अपने रूम में रहे, ठीक है, कोई इस कमरे में जाए ना, और जो खाना उसके लिए आए वो खाए। उसके बाद जो भी उस बर्तन हैं उनको पहले अच्छी तरह वॉश किया जाए, सैनिटाइज किया जाए, फिर उनके में खाना डाल के उसको वापस दिया जाए। तो पूरी वो एक क्वारंटीन और आइसोलेशन के माहौल में उसको रहना चाहिए। और जिनको अंडरलाइंग कोई और चीज़ें पहले से मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, वो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी, क्योंकि आई थिंक स्पेशली उनकी कमज़ोर होती है, तो किस तरह से? आपने बहुत अच्छी बात की है, दो बातें बड़ी बड़ी अच्छी की हैं। पहली बात, पिछले जो आपका सेगमेंट था उसके एंड में आपने तब्दीली की बात की थी, वो मुझे बहुत पसंद आई है। वो ये है कि हमें अपने आप को तब्दील करना है। वायरस ने हमें एक चैलेंज दिया है कि चेंज योर लाइफस्टाइल, चेंज योर हैबिट्स, ठीक है, इंप्रूव योर हेल्थ, न्यूट्रिशन, ठीक है। अब जैसे हम लोग बड़े सीडेंटरी हो गए थे ना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वक्त क्योंकि कम है। और दूसरी अभी बात आपने आखिर में क्या की थी, मैं तो पीछे चला गया, हाइपरटेंशन वगैरह की बात। दूसरी बात ये है, जितने भी पेशेंट जो है ना हमारे पास मोर्टेलिटी हो रही है ना, उनमें 90% वो लोग हैं जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, या उनको कोमॉर्बिडिटीज। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। तो इस हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करना चाह रहे थे, लेकिन हम दुआ करते हैं कि ऑडियंस जितने भी इस चीज़ को देख रही है थोड़ा सा समझे और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अच्छा खाए पिएं ताकि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, करशी सेहत के सफ़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन आज हम करशी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि करशी किस तरह से अपनी ऑडियंस के लिए, अपनी नाज़रीन के लिए जो है वो उनका ख्याल रखता है, और आम तौर पे जो हमारे माशरे के अंदर फैलने वाली बीमारियां उसके हवाले से गाहे बगाहे जो है अवेयरनेस सेशन का इनकाद करता है। आज डेंगू के हवाले से खास तौर पे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही मौसम तब्दील होता है डेंगू के लार्वे की अफजाइश जो है वो बढ़ जाती है मुख्तलिफ जगहों पर, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो फैलने का खदशा रहता है। तो आज खास तौर पर डेंगू है क्या, क्यों फैलता है, किस वजूहात ये इसकी क्या होती हैं, कहाँ से ये आता है, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद होंगे हकीम अकबर साहब। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। हकीम साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये डेंगू है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंगू बुखार बुनियादी तौर पे एक वायरस से पैदा होने वाली बीमारी है जो कि मच्छर के ज़रिए फैलती है और अचानक और शदीद सूरत में हमलावर होती है। पिछले 5 सालों से इसने शिद्दत अख्तियार कर ली है। ये बीमारी ज़्यादातर उन लोगों को मुतासर करती है जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम असबाब के हवाले से बात करें, वजूहात के हवाले से, तो प्लीज़ वो भी थोड़ा सा बताइएगा। ये बीमारी एक वायरस DENV से पैदा होती है और मच्छर के ज़रिए फैलती है। यानी मुतासरा शख्स को जब मच्छर काटता है और वही मच्छर जब दोबारा तंदुरुस्त इंसान को काटता है तो बीमारी लाक हो जाती है। यानी बीमारी का सबब मच्छर है जो वायरस को फैलाता है, और ये जो मच्छर है ये अमूमन बरसात के मौसम में नशोनुमा पाता है और अमूमन ऐसी जगहों पे रहाइश अख्तियार करता है जैसे फूलों के गमले, ज़ायाशुदा टायर, खाली ड्रम, प्लास्टिक के थैले, पानी की टैंकियाँ, अमूमन ये इसकी रहाइशगाहें के इन जगहों पे ज़्यादा
रहता है। और दुनिया के गर्म खित्तों में एशिया, बहरुल कहल, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन खित्तों में ये ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा इस बीमारी की मुद्दत हज़ानत 3 से 5 दिन है, 3 से 15 दिन है, लेकिन अमूमन 3 से 8 दिन में ये इसकी अलामत ज़ाहिर हो जाती हैं, कि मरीज़ में इसकी अलामत ज़ाहिर हो जाती हैं। इसके अलावा ये बीमारी शिद्दत और कमी के लिहाज से इन दिनों में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल अच्छा, हकीम साहब, हनान, मैं यहाँ पे एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये जो वायरस है ऑफ कोर्स दुनिया के गर्म हिस्सों में तो पाया जाता है, क्या कुछ इस तरह का भी है कि ये शहरों में ज़्यादा पाया जाता है देहातों के हवाले से, या कोई इस तरह के, या पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है? बिल्कुल ऐसा है कि देहातों की निस्बत शहरों में ये वायरस ज़्यादा पाया जाता है, और पहाड़ी इलाके ख़ास तौर पर ऐसी सतह ज़मीन जो 4000 फुट से बुलंद हो, उनमें ये वायरस कम देखने में आया है। लेकिन शहरों में ये कुछ ज़्यादा पाया जाता है, आबादी गुंजान होने की वजह से, आबादी ज़्यादा होने की वजह से शहरों में ये ज़्यादा पाया जाता है। हकीम साहब, डेंगू बुखार की इलामात क्या होंगी? ये मुतद्दी मर्ज है और अचानक शदीद बुखार, जिस्म में शदीद दर्द, असाबी खिंचाव, जोड़ों में दर्द, हत्ता कि हड्डियों में भी दर्द होता है, और हड्डियों के शदीद दर्द की वजह से इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस बुखार में बाज़ औक़ात जल्द पर सुर्ख धब्बे नमूदार होते हैं, जो कि सुर्ख और चमकदार होते हैं। अमूमन ये धब्बे जिस्म के नीचे वाले हिस्से में और छाती पर ज़्यादा नुमायाँ होते हैं। बाज़ मरीज़ों में ये अलामत कम होती हैं, उनमें सिर्फ इस हद तक होता है कि जैसे फ्लू के वायरस की इन्फेक्शन, लेकिन बाज़ मरीज़ों में इसकी शिद्दत ये होती है कि बुखार के साथ साथ जरियान खून साथ मिल जाता है, जिसकी वजह से खून की रगों में जरियान खून होने से नाक, मुंह, मसूड़े से खून आने लग जाता है। इसके अलावा इस बीमारी में मुब्तला अफराद बाज़ औक़ात निज़ाम की प्रॉब्लम से दो चार हो जाते हैं, कि जैसे मतली, उबकाई, कै, पेट में दर्द, और बाज़ औक़ात इसमें बाकायदा तौर पर आंतों में सोजिश हो जाती है। इसके अलावा डेंगू के मरीज़ों में कुछ ऐसी अलामत पाई जाती हैं कि जिसकी वजह से जिस्म में शदीद दर्द और मुंह से, मसूड़ों से खून आना। ये बीमारी तकरीबन 5% मुहलक है, जो कि आम बीमारियों की निस्बत मुहलक होना बहुत ज़्यादा है इसमें। और इसके अलावा पेट में दर्द, मतली, क्या ऐसी भी कोई अकाई जैसी कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है? जी बिल्कुल, इसमें मुतासरा शख्स बाज़ औक़ात पेट के प्रॉब्लम यानी मतली, उबकाई, कै, इस सूरत हाल से दो चार हो जाता है। बिल्कुल हकीम साहब, इसके अलावा डेंगू के हवाले से अगर बात करें तो क्या कोई ऐसे एहतियाती तदाबीर या फिर कोई प्रिकॉशनरी मेयर्स हैं जिससे हम बच सकते हैं? बचाव का सबसे मौसर जरिया यह है कि मच्छर के काटने से महफूज रखा जाए, अपने आप को मच्छर के काटने से महफूज रखा जाए। ख़ास तौर पर घरों से निकलते हुए पूरे बाजू वाली कमीज़ पहनी जाए, लंबी शलवार पहनी जाए, जुराबें पहनी जाएं। जहाँ तक मुमकिन हो सके गर्म इलाकों में ज़्यादा सफ़र इन दिनों में ना किया जाए, और बिला ज़रूरत घरों से ना निकला जाए। घरों से निकलते वक्त कोशिश करें कि अपने जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा ढांप कर रखें। इसके अलावा घरों में सफाई सुथराई का इंतज़ाम रखें कि साफ़ सुथरी जगह पे रहें। मच्छरदानी इस सिलसिले में बहुत मौसर है कि मच्छर के काटने से महफूज रहने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा घरों में परिंदों के नहाने की जगह, उनके पानी की जगह, उनको साफ़ रखा जाए और पानी को बार बार तब्दील किया जाए। इस बीमारी में
मरीज़ को इलाज मुआवजे के तौर पर लिक्विड चीज़ें, माया चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करवाई जाएं। और अगर मरीज़ ना खा पी सकता हो तो इंट्रावेनस मायात मरीज़ के जिस्म में दाखिल किए जाएं ताकि उसके जिस्म में पानी की कमी ना होने पाए। अगर खुदा न खास्ता मरीज़ को जरियाने खून की अलामात भी हैं तो उसे खून भी लगवाना चाहिए। अगर कोई मरीज़ शदीद बुखार और जिस्म दर्द का बताए तो फ़ौरन उसका मुआयना करवाना चाहिए। उसके लिए सरकारी हॉस्पिटल और ख़ास तौर पर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन लेबॉर्ट्रियों से मुआयना करवाना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता मरीज़ में रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो तिब में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। तिब्बी तरीक़े से इलाज से इसका इलाज हो सकता है। हकीम साहब, डेंगू फीवर में जो इलाज का तरीका है, इलाज किस तरह से किया जाता है और उसका तरीका क्या होगा, उस हवाले से बताइएगा। उसमें इब्तदाई तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे मुआशरे में आम पाई जाती हैं, जैसे पपीते के पत्ते। डेंगू के बुखार में पपीते के दरख्त के पत्तों का रस 2 चम्मच पपीता के पत्तों का रस मरीज़ के लिए बहुत मुफीद होता है। इसके अलावा तुलसी के पत्ते 10 ग्राम, काली मिर्च 3 ग्राम बारीक करके इनकी गोलियां बना ली जाएं। 2-2 गोलियां सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाई जाएं। गौदंती इस सिलसिले में बहुत मुफीद है। गौदंती को तवे पर बरियां करें और तकरीबन 250 मिलीग्राम शहद के साथ इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डेंगू के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद हैं, जैसे शहद, प्रोप्लस, अफसनतीन, चिरायता, कलौंजी। ये चीज़ें माबाद असरात से पाक हैं और डेंगू के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद हैं। डेंगू बुखार के मरीज़ों में विटामिन बी और सी वाली चीज़ें, सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ें, ख़ास तौर पर पालक, बाथू का साग, मेथी, सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ें, गाजर, शलजम, मूली, चुकंदर, और विटामिन सी के लिए तुर्श फल जैसे कि लीमू, संतरा, मौसमी, माल्टे, इनका इस्तेमाल बहुत मुफीद रहता है। मरीज़ को खाने में नरम ग़िज़ा दें, चावल, खिचड़ी, मूंग की दाल, दलिया, ऐसी चीज़ें मरीज़ के लिए बहुत मुफीद रहती हैं। बिल्कुल हकीम साहब, इसके अलावा अगर बात करें तो डेंगू बुखार में ऐसी कोई अद्वियात भी बताइएगा जो इस्तेमाल की जा सकती हैं। डेंगू बुखार के लिए तिब्बे यूनानी में कुछ मौसर अद्वियात हैं, जैसा कि तुलसी, ज़रिश्क, गुलो, गौदंती, नीम, उशबा। करशी के माहिरीन ने इन पर रिसर्च की है और ये डेंगू के लिए बहुत मुफीद चीज़ें हैं। अगर इनके साथ साथ कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें दी जाएं तो वो बहुत मुफीद रहती हैं, जो कि नकाहत और कमज़ोरी को भी दूर करें। अच्छा हकीम साहब, डेंगू बुखार में इस्तेमाल होने वाले करशी के मतलब से अगर देखा जाए तो कौन सी ऐसी अद्वियात है जो इस्तेमाल की जा सकते हैं? करशी की डेंगू बुखार के लिए सबसे मौसर दवाई फीवर एक्स है, जो कि डेंगू बुखार में बहुत मुफीद रहती है। बिल्कुल हकीम साहब, अगर हम फीवर एक्स के हवाले से बात करें तो क्या इसकी खसूसियात भी आप हमारी ऑडियंस के लिए बताएंगे? डेंगू बुखार के लिए जहां ये फीवर एक्स मौसर है वहां मौसमी बुखारों, मलेरिया और तकरीबन हर तरह के बुखारों के लिए बहुत मुफीद है। कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। बुखार के बाद होने वाली कमज़ोरी के लिए, नकाहत के लिए बहुत मुफीद है। मैदे और जिगर की इस्लाह करता है और इसका इस्तेमाल जिस्म से जहरीले मादों को खारिज कर देता है। करशी की डेंगू के बुखार के लिए मावन अद्वियात के हवाले से बताइएगा। मजीद इसके लिए टाइफेक्स, खमीरा मरवारीद, बुखारीन गोलियां और BM71 इंतहाई मौसर हैं। बिल्कुल, और बेहतरीन नताइज के लिए कोई भी दवाई के अगर आप बेहतर नताइज चाहते हैं तो उसका एक तरीका इस्तेमाल होता है। मैं चाहती हूँ अगर आप इस हवाले से भी बताएं कि बेहतर नताइज के लिए किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाए। बच्चों के लिए 1 चाय वाला चम्मच यानी 5 ml
और बड़ों के लिए 2 चाय वाले चम्मच यानी 10 ml। लेकिन सबसे बेहतर यह है कि मुआलिज से मशवरा किया जाए। हकीम साहब, तमाम तर अद्वियात करशी की गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तैयार की जाती हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग है क्या? हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में ख्याल होता है कि ये काम बेहतर हो जाए, नफीस तरीन तरीके से हो जाए, इसकी नफासत और इसकी शाइस्तगी में इजाफा हो जाए। इसी तरह अद्वियात साजी में कुछ असूल, कुछ ज़ाब्ते इंटरनेशनल तौर पर बनाए गए ताकि ये अच्छी से अच्छी बन सकें। अल्हम्दुलिल्लाह करशी ने इन चीज़ों को फॉलो किया है। इनकी तैयारी के लिए बहुत अच्छी मशीनरी, इसका हर तरह से अहतमाम किया है। हत्ता कि ख़रीदारी से लेकर यानी खाम माल से लेकर तैयारी और इसके बाद इसके स्टॉक तक जो मुख्तलिफ मराहल आते हैं, हर मरहले पर क्वालिटी टेस्ट का एक तरीक़ाकार रखा गया है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। बिल्कुल हकीम साहब, अब यहाँ पे ये भी सवाल दिमाग में आता है कि करशी की जो मसनूआत हैं वो कहाँ से मिल सकती हैं, क्योंकि अगर कोई ख़रीदना चाहते हैं, हमारे ऑडियंस भी स्पेशली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऑफ कोर्स कि आप कहाँ से खरीद सकते हो। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी कंज्यूमर के लिए कि तफसीलात वो जान सकते हो किसी भी दवाई की। तो ये ज़रूर बताइए कि कहाँ से मिल सकती है करशी की अद्वियात और उनकी तफसील किस तरह से पता कर सकते हैं कोई भी। करशी की तमाम अद्वियात हर अच्छे मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से मिल सकती हैं। ताहम करशी की वेबसाइट भी मौजूद है कि अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहें, ऑनलाइन विज़िट करना चाहें, करशी की किसी भी दवा के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करना चाहें, तो इसके लिए www.karshihealthshop.com मौजूद है, इसका विज़िट करें। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बहुत मुफीद मशवरों से आपने आगाह किया और यकीनी तौर पे हम भी और हमारी ऑडियंस भी इससे मुस्तफ़ीद हुई होगी। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।